हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट को समझाइए। तो पिछली क्लास में हमने जाना कि सी प्लस प्लस होता क्या है, उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के इन्वायरमेंट को, सी प्लस प्लस में हम किस प्रकार से अपने प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे समझेंगे। यहाँ पर दिया गया प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में, लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टैंडर्ड के बारे में, एंड इंट्रोडक्शन वेरियस सी प्लस प्लस कंपाइलर के बारे में, सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में, एंड मेन फंक्शन, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, मैनिपुलेटर, कमेंट एंड डेटा टाइप। कुछ चीज़ें यहाँ पर हम पुरानी सी लैंग्वेज में पढ़ते हुए आए हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर एक बार और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सी प्लस प्लस आपका 3 भागों में बटा होता है। पहला प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। दूसरा लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज का यूज करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अपने प्रोग्राम को लिखते हो। एंड उसके बाद सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कुछ फाइल्स, कुछ एडर फाइल्स हमारी पहले से ही उपलब्ध होती हैं, जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में इनबिल्ट कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो पहला पॉइंट बात करते हैं हम प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम सी प्लस प्लस में सी में बनाते हैं तो हमारे सामने 6 स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को एडिटर के माध्यम से एडिट करते हैं, बनाते हैं। फिर उसको प्री प्रोसेसर का यूज करते हैं। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कि अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल करना, यानी उसमें आवश्यक सभी चीज़ों को इंक्लूड करना। पूरा प्रोग्राम तैयार होने के बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है और कंपाइलर उसे कंपाइल करता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। अब हमारे प्रोग्राम में जिन जिन हेडर फाइलों का यूज किया गया है, जो एक्स्ट्रा फंक्शनों का यूज किया गया है, तो उनसे रिलेटेड सभी फाइलों को लिंक करने के लिए यहाँ पर लिंकर का यूज किया जाता है। और उन सभी फाइलों को, सभी फंक्शनों को मेमोरी में लोड करने की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि हम उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोडर की आवश्यकता पड़ती है। और फिर लास्ट में हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि हमारा प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार की सी का यूज कर सकती है। एक टर्बो सी प्लस प्लस का यूज कर सकती है, एक आपका वोडलैंड सी प्लस प्लस का यूज कर सकती है। ये अलग अलग आपके एडिटर हैं, जिनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी एडिटर के माध्यम से अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं। तो जो पॉइंट हमने ऊपर अभी देखे, उनको यहाँ बताया गया किस प्रकार से हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड किसी भी एडिटर में लिखते हैं और उसे हम हार्ड ड्राइव में CPP, CSX और .cc या .c एक्सटेंशन नेम के साथ सेव कर देती हैं। उसके बाद यदि आप फाइल का नाम सेव नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट हमारे फाइल का नाम no name 00.cpp सेव हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होता है। जो अपन ऊपर पॉइंट पढ़े थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहले एडिटर के काम होता है, फिर प्री प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, हमारे पूरे कोड को चेक करता है, और फिर कंपाइलर हमारे और जो सोर्स कोड है उसे ऑब्जेक्ट कोड में क्रिएट करता है और उसे डिस्क में स्टोर कर देता है। लिंकर हमारे प्रोग्राम में जो जो लाइब्रेरीज है, जो जो एक्स्ट्रा फंक्शन है जो हमने यूज किए हैं, तो उन सभी को आपस में लिंक करता है, जिससे हम उन्हें अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन सभी फाइलों को, सभी प्रोग्रामों को मेमोरी में लोड किया जाता है, जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं। रैम आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जहाँ पर प्रोसेसिंग के दौरान आवश्यक फाइलों को, प्रोग्रामों को लोड करके रखा जाता है। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हमें पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है, और ये आउटपुट जो होता है वो भी टेम्परेरी स्टोरेज रैम में स्टोर करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम प्रोग्राम को बनाते हैं और प्रोग्राम को उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया प्री प्रोसेसिंग क्या है और कंपाइलिंग क्या है। तो प्री प्रोसेसिंग यानी हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना
और उसे चेक करना कि हमारा प्रोग्राम हर तरीके से सही है, कोई एरर तो नहीं है, और फिर उसे ट्रांसलेट करके उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन नेम .obj होता है। इसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम की लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। लिंकिंग का मतलब होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस हुआ C++ कंपाइलर के द्वारा, और उसमें जो जो अलग अलग लाइब्रेरीज, फंक्शंस या डेटा की आवश्यकता है जो हमने अपने प्रोग्राम में यूज की है, तो वो कहाँ कहाँ पर रखी हुई हैं, उन सभी को आपस में जोड़कर उसे एज अ प्रोग्राम, एज अ एक मॉड्यूल बनाकर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिंकिंग का यूज करते हैं। और जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उन सभी मॉड्यूलों को, सभी पार्टों को, फंक्शंस, लाइब्रेरी सबों को मेमोरी में हमें लोड करने की आवश्यकता होती है। फिर उस पर हमारी एक exe फाइल तैयार हो जाती है, और उस exe फाइल को हम रैम में स्टोर करते हैं और फिर उसको रन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम के एनवायरनमेंट को समझते हैं। अब आती है हमारे प्रोग्राम कैसे बना, कौन कौन सी लैंग्वेज बनी थी। तो सबसे पहले तैयार हुई थी 1967 में BCPL, जिसे मार्टिन रिसर्च ने बनाया था। उसके बाद आई थी केन थॉमसन द्वारा 1970 में B लैंग्वेज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई हमारी C लैंग्वेज डेनिस ऋषि 1972। इसके बाद बजट ने स्टफ डे 1983 में बनाया C++। के बाद सी में कुछ चेंजेस करे किसने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कंपनी ने, कमेटी ने, और जिसे ANSI C के नाम से कहा जाता है। इसके अंदर कुछ और एडवांस फंक्शन जोड़े जाती हैं। उसके बाद जेम्स गॉसलिंग ने बनाई ओक लैंग्वेज 1991 में, जिसे हम जावा क्या प्री वर्जन बोलते हैं। उसके बाद सन माइक्रो सिस्टम में ओक नाम की लैंग्वेज में कुछ और फंक्शन ऐड करके उसे जावा के नाम से रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है ANSI C++, यानी C++ जो बनी थी उसमें भी और फंक्शन और डेटा टाइप ऐड करके ANSI कमेटी ने उसका एक नया नाम ANSI C++ रखा, जिसे 1996 में डेवलप किया गया था। तो इस प्रकार से मल्टीपल लैंग्वेज बनी। उसके बाद हम C++ का यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग को करने के लिए। तो यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी गई है, आप इसे यहाँ पढ़ सकते हो, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर कि जो ANSI C++ आई उसमें C++ से क्या क्या चेंजेस किए गए। तो उसके अंदर एक बूलियन डेटा टाइप जोड़ा गया, डेटा टाइप जोड़ा गया, बैड कैरेक्टर बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट, स्टैटिक कास्टिंग, डायनामिक कास्टिंग, और आपका रीड इंटरप्रेट कास्टिंग और टाइप आईडी। और इसके बाद एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, म्यूचुअल मेंबर और नेम स्पेस, ऑपरेटर, कीवर्ड, न्यू एंड न्यू एडर, ऐसे कई ऑप्शन को जोड़कर इसे ANSI C++ नाम प्रोवाइड किया गया। यानी जो बजट ने स्टफ ने C++ 1983 में बनाई थी उसमें सभी फीचर्स उपलब्ध नहीं थे, लेकिन ANSI ने इन सभी फीचरों को ऐड करके ANSI C++ का आविष्कार किया 1996 में। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है, एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये 4 पॉइंट आपके यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इसके बाद इस पूरी प्रोग्रामिंग में हम इनहेरिटेंस और डायनामिक बाइंडिंग को जोड़ देते हैं, तो वो हमारी बन जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी यहाँ पर ऊप्स के कंसेप्ट प्लस इनहेरिटेंस और डायनामिक बाइंडिंग को मिलाकर बनती है, जिसे हम C++ में यूज करते हैं। तो ज़्यादातर जो लैंग्वेज है C++, C#, जावा, स्मॉल टॉक, ऑब्जेक्ट पास्कल, FL, सिमुला, पाइथन, टर्बो पास्कल, ये सभी चीज़ें आपकी C++ से रिलेटेड है। यानी इनमें भी C++ के कंसेप्टों का यूज़ किया जाता है और एडवांस कंसेप्ट भी इसमें ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की C++ के स्टैंडर्ड की लैंग्वेज के बारे में, C++ के इन्वायरमेंट के बारे में। अब अभी बात करते हैं हम वेरियस C++ कंपाइलर। कंपाइलर यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे द्वारा लिखी हुई हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। तो
जब भी हम किसी भी एडिटर का यूज करके अपने प्रोग्राम लिखते हैं तो वह प्रोग्राम सोर्स कोड में लिख के आते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज तो समझते नहीं हैं, तो उन्हें हमें ऑब्जेक्ट कोड में बदलने की आवश्यकता होती है, उन्हें बाइनरी कोड में बदलने की आवश्यकता होती है। तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में गलतियों को फाइंड करती हैं, यानी एरर को निकालती हैं और उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करती हैं। तो C++ कंपाइलर आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर that translate high level language to its equivalent machine language it's called a object code। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जानती हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के कंपाइलर हैं C++ के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर या एडिटर के आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो यहाँ पे आप जिस एडिटर का यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कंपाइलर उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे टर्बो C++ कंपाइलर MS-DOS के लिए, विजुअल C++ कंपाइलर विंडो के लिए, बोर्डलैंड C++ कंपाइलर विंडो के लिए, GNU C++ कंपाइलर यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ग्रीन हिल C++ कंपाइलर आपके क्रॉस कंपाइलर 808 या फिर 8800 माइक्रो प्रोसेसर के लिए, गाइडलाइन C++ फॉर MS-DOS और यूनिक्स और 386 प्रोसेसर के लिए, है ना। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर, अलग अलग प्रोसेसर के आधार पर अलग अलग सॉफ्टवेयर एडिटर बनाए गए हैं और उनके लिए अलग अलग कंपाइलरों का यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर टर्बो C++ चलाते हैं, टर्बो C++ पढ़ती हैं और उसी सॉफ्टवेयर पर कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए टर्बो C++ कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर इंटेक, NDP, ओरेगन एंड सेवर एंड सिलिकॉन ग्राफिक्स, सन, जॉर्टेक, ऐसे बहुत सारे कंपाइलर के बारे में आप तो पेपर में आप कोई भी 3-4 कंपाइलरों को समझा सकती हो। तो यहाँ पर टर्बो और बोर्डलैंड C++ कंपाइलर, तो टर्बो C++ कंपाइलर और बोर्डलैंड C++ कंपाइलर आर दोज टू मोस्ट पॉपुलर C++। ज़्यादातर यूज में आने वाले कंपाइलर हमारे टर्बो C++ और बोर्डलैंड C++ होती हैं। दे प्रोवाइड आइडल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट C++ प्रोग्राम, यानी जो हमको आराम से सीखने और प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पर इन दोनों में कार्य लगभग समान होती हैं, कुछ एडवांस फीचर्स यूज किए जाते हैं बोर्डलैंड C++ के अंदर, लेकिन जो ज़्यादातर पॉपुलर होता है वो आपका है C++ टर्बो, है ना। बोर्डलैंड C++ कंपाइलर वर्क अंडर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बोर्डलैंड C++ इंक्लूड टर्बो डिबगर, टर्बो असेंबलर एंड टर्बो प्रोफाइलर। तो यहाँ पर हमने बात की टर्बो के बारे में और बोर्डलैंड C++ कंपाइलर के बारे में। तो ज़्यादातर हम अपने कंप्यूटर पर टर्बो C++ का यूज करती हैं और ये सभी आपके किसने बनाए थे, तो इनके बारे में जानकारी है। ये टर्बो C++ भी बोर्डलैंड द्वारा ही बनाया गया है और बोर्डलैंड C++ भी बोर्डलैंड के द्वारा ही बनाया गया, दोनों का एक ही यूज है। फिर आते हैं GNU, ज़्यादातर यूनिक्स और लाइनक्स के लिए हम GNU C++ का यूज करते हैं। इंटेक, NDP, तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर, अलग अलग सिस्टम के आधार पर अलग अलग C++ कंपाइलर हैं। आप जिस विंडो का यूज या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज अपने कंप्यूटर पर कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड कंपाइलर या एडिटर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो और उन कंपाइलर के माध्यम से अपने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट कर सकती हैं। तो कंपाइलर का मतलब समझ में आया। कंपाइलर का काम होता है कि हमारे द्वारा लिखी हुई किसी भी एडिटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर उसे एग्जीक्यूट फाइल के रूप में बदलने के लिए और उसे रन करने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। इसके बाद फिर आती है हमारी C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी आपको C++ है उसके अंदर पहले से ही बिल्ट इन क्लासेस, फंक्शन एंड कांस्टेंट उपलब्ध होती हैं। तो इन सभी को हम लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और हमें कोई इनबिल्ट फंक्शन की आवश्यकता है तो वो हमें C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाती हैं। इसके अंदर कई प्रकार के प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती हैं, जैसे एज इंक्लूड, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी एडवांस C के अंदर। एज इंक्लूड डायरेक्टरी होती है, अनडेफ डायरेक्टरी होती है, अनडिफाइन होती है। तो ऐसे बहुत प्रकार की डायरेक्टरी होती है जिनके माध्यम
माध्यम से हम प्री प्रोसेस की तरह अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसके अंदर कई प्रकार की हेडर फाइल होती हैं, जैसे stdio.h, conio.h, manipulator.h, iostream.h, math.h और string.h, ऐसे कई प्रकार की हेडर फाइल हैं जिनके अंदर इनसे रिलेटेड कई फंक्शंस होती हैं जो हमें प्रोग्राम को आसानी से बनाने में सहायता करती हैं। और इनके डायरेक्टली उपयोग करने से हमारे प्रोग्राम के लाइन ऑफ कोड भी क्या होते हैं, कम होती हैं। यदि हमारे पास लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं होती हैं तो हमें उनसे रिलेटेड प्रोग्राम फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम को यूज करेंगे तो इसलिए प्री प्रोसेसर हैज इंक्लूड के साथ हम हेडर फाइलों का यूज करते हैं। हम अपने स्वयं की हेडर फाइल भी बना सकते हैं जो अपने एडवांस सी में सीखा था। तो यहाँ पर कुछ दी गई हैं हेडर फाइल के बारे में, टर्बो C++ के बारे में और ANSYS C++ की हेडर फाइल के बारे में। इसके अलावा कुछ हेडर फाइल और भी हैं कि आप किस हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शन होती हैं। तो यहाँ पे stdio.h या iostream.h के अंदर इतने सारे फंक्शन यूज किए जाते हैं, जिनमें से यहाँ पे जो निशान लगे हुए हैं ना, वह फंक्शन हम ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद stdlib यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h फाइल, string.h फाइल, conio.h फाइल, तो ये सब फंक्शन पहले से इनबिल्ट हैं। जब भी हमें इन फंक्शनों को अपने प्रोग्राम में यूज करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हमें इनसे रिलेटेड हेडर फाइलों को अपने प्रोग्राम में सबसे ऊपर हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के साथ लिखना पड़ता है, तब हम इन सब फंक्शनों को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में, इन्हें आप समझें, पढ़ें और किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। धन्यवाद।